हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने ख़त्म किया था मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। स्टूडेंट्स, आज जिस तंत्र के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्र की यदि हम बात करें तो जनन तंत्र के द्वारा हमारे अंदर कौन सी जैविक क्रिया संपन्न होती है भाई? जनन, रिप्रोडक्शन। यदि सबसे पहले हम बात करें जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वहन, ये जो जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में संपन्न होती है, वैसे ही एक जैविक क्रिया है जनन। इस जैविक क्रिया के अंदर क्या होता है? सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न की जाती है। कहने का मतलब है जनन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जो ये हम प्रकृति का चरणबद्ध बढ़ने का जो तरीका देखते हैं सजीवों का, उसके लिए उत्तरदायी जो जैविक क्रिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो सजीव अपने वंश को आगे बढ़ाते जाते हैं, अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो है जनन। ठीक है, तो जनन कौन सी जैविक क्रिया है भाई? जनन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। और अभी अभी हमने बताया था जनन क्यों आवश्यक है सजीवों के लिए। तो जनन आवश्यक है सजीवों के लिए भाई अपनी वंश परंपरा एवं उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बनाए रखने के लिए, या अपने जाति की उत्तरजीविता जो है उसे बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन आवश्यक होता है। जो जनन होता है जंतुओं के अंदर स्टूडेंट्स, वो दो प्रकार से होता है सामान्यतः। इन दो प्रकारों में एक तो है अलैंगिक जनन, जिसे अपन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन के प्रकार चालू कर दिए भाई अपन ने, ये कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना जंतुओं में जो जनन है वो दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन जनन की वह विधि या प्रकार है जिसमें केवल एक जनक जीव नए जीव के उत्तर या संतान की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक जीव भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन पाया जाता है सामान्यतः एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा है, यीस्ट है, युगलीना है। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें अलैंगिक जनन के द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है या अपने समान जीव उत्पन्न किए जाते हैं। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है? नर और मादा जनक जो जीव हैं, इन नर और मादा जनक जीवों की लैंगिक इकाइयां भाग लेती हैं। लैंगिक इकाइयों का मतलब यहां युग्मकों से है भाई। लैंगिक इकाइयां या इन्हें क्या कह देंगे अपन? युग्मक। तो इन लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा जनक जीव भाग लेते हैं, और इन नर और मादा जनक जीवों की जो लैंगिक इकाइयां युग्मक होते हैं, उन लैंगिक इकाइयां या युग्मकों के जुड़ने से, के संलग्न होने से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस विधि को कहा जाता है भाई लैंगिक जनन। और हमारे अंदर हम बात करें मनुष्यों के अंदर या फिर विकसित श्रेणी के जंतुओं के अंदर लैंगिक जनन ही संपन्न होता है। तो जनन दो तरीके से होता है जंतुओं में, एक अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और दूसरा स्टूडेंट्स लैंगिक जनन, इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जनक जीव नए जीव की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, या नए जीव की संतान की उत्पत्ति में केवल एक जनक जीव भाग लेता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और सामान्यतः जो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, यीस्ट, इनमें अलैंगिक जनन ही संपन्न होता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन वह विधि है जनन की जिसमें नर और मादा, मतलब दो जनक जीव हो गए भाई, नर और मादा जनक जीवों की भी लैंगिक इकाइयां, जिन्हें हम क्या कहते हैं, युग्मक, ये आपस में जुड़कर नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब यदि हमको मनुष्य के अंदर जनन पढ़ना है, मतलब लैंगिक जनन पढ़ना है, सीधी सी बात है, ये जो लैंगिक जनन में युग्मक या जनन इकाइयां भाग लेते हैं, याद रखना है स्टूडेंट्स, जन्म काल से ही यह क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। जीवन काल की, हमारे जीवन की एक विशेष समय या एक विशेष अवधि होती है जिसके अंतर्गत हमारे अंदर जनन क्षमता विकसित होती है, और उस विशेष अवधि को कहा जाता है स्टूडेंट्स यौवनारंभ। यौवनारंभ वह विशेष अवधि होती है जिसके अंतर्गत हमारे अंदर जनन परिपक्वता आती है, या इन लैंगिक इकाइयों या युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है। कहने का मतलब है जीवन काल की वह विशेष अवधि जिसके अंतर्गत लैंगिक इकाइयों का निर्माण होता है या जनन परिपक्वता आती है, उसे यौवनारंभ कहते हैं। समझाना हम क्या चाह रहे हैं कि लैंगिक जनन में लैंगिक इकाइयां या युग्मक भाग लेते हैं हमारे अंदर, परंतु ये जन्म से ही इनका निर्माण नहीं होता है, जन्म काल से ही ये जनन परिपक्वता हमारे अंदर नहीं आती है। जीवन काल की एक विशेष अवधि के दौरान इन लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है। उस विशेष अवधि को ही क्या कहा जाता है भाई? प्यूबर्टी पीरियड या यौवनारंभ कहा जाता है। अब जो ये यौवनारंभ है, जीवन काल की जो ये विशेष अवधि है, इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? मनुष्य के अंदर जो लड़के और लड़कियां होती हैं, इनमें विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं। प्रश्न आपसे पूछ ले, यौवन आरंभ जो काल है, जो विशेष अवधि है, इसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, इनके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो लड़कों में होने वाले परिवर्तनों की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला परिवर्तन है, एक तो इनकी आवाज़ भारी हो जाती है। आवाज़ का क्या होना भाई? भारी हो जाना। दूसरा, शरीर में जो तेल ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती है। तेल ग्रंथियों का क्या हो जाना भाई? सक्रिय हो जाना। इसके अलावा शरीर के विशेष क्षेत्रों में बालों का आना, आवाज़ का भारी होना, तेल ग्रंथियों का सक्रिय हो जाना, विशेष क्षेत्रों में बालों का आना, ये यौवन आरंभ के समय लड़कों में दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं। ऐसे ही यदि यौवन आरंभ जो ये काल है, इसमें लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों की बात करें तो आवाज़ का पतली हो जाना, तेल ग्रंथियों का सक्रिय हो जाना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, और रजोधर्म मासिक चक्र जिसे बोलते हैं अपन, उसका आरंभ हो जाना, ये यौवनारंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो यौवनारंभ किसे कहते हैं पूछ लिया जाए? यौवनारंभ के समय लड़कों व लड़कियों में दिखाई देने वाले लक्षण या परिवर्तन कौन से हैं, लिखिए। तो यौवनारंभ वह विशेष अवधि है जिसके अंतर्गत लैंगिक इकाइयों या लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होता है और जनन परिपक्वता आती है, उसे यौवन आरंभ कहते हैं। यौवन आरंभ के समय लड़कों में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, तेल ग्रंथियों का सक्रिय हो जाना, विशेष क्षेत्रों में बालों का आना। लड़कियों में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं? आवाज़ का पतली होना, तेल ग्रंथियों का सक्रिय होना,
स्तन ग्रंथियों का विकास और रजोधर्म का आरंभ होना। ठीक है भाई। अब ये जो परिवर्तन होते हैं यौवनारंभ के समय, इनके लिए विशेष हार्मोन उत्तरदायी होते हैं हमारे शरीर में, और उन विशेष हार्मोन को कहा जाता है स्टूडेंट्स लिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है भाई? लिंग हार्मोन। और ये जो लिंग हार्मोन होते हैं वो जनन अंगों से स्रावित होते हैं। लिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? जनन अंगों से, जिनमें नर के अंदर एक नर जनन अंग के द्वारा और मादा के अंदर मादा जनन अंग द्वारा। नर के अंदर जो लिंग हार्मोन स्रावित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा लिंग हार्मोन का आपसे नाम पूछ ले तो वो है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। तो लिंग हार्मोन किन्हें कहते हैं? लिंग हार्मोन नर और मादा जनन अंग, मतलब वृषण और अंडाशय। नर जनन अंग यहाँ वृषण है, मादा जनन अंग अंडाशय है। तो नर एवं मादा जनन अंग अर्थात वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं उन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न आपसे जो पूछेगा वो आपसे इन हार्मोनों के नाम पूछ सकता है। नर मानव नर व मादा लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है नर लिंग हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन जो वृषण द्वारा स्रावित होता है, और मादा लिंग हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। तो स्टूडेंट आज की ये बात रही अपनी। जनन क्या है? तो सजीवों के अंदर अपने समान संतान उत्पन्न करने वाली जो जैविक क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? जनन। क्यों आवश्यक है? सजीव अपनी वंश परंपरा व उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन आवश्यक है। कितने प्रकार का होता है जंतुओं में? 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक जीव ही भाग लेता है, मतलब जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक जीव द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है, संतान उत्पन्न होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा और ये सामान्यतः एक कोशिकीय जंतु। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा, मतलब 2 जनक जीव, नर और मादा जनक जीवों की लैंगिक इकाइयां मतलब युग्मक आपस में संयुक्त होते हैं और नए जीव का निर्माण, संतति की उत्पत्ति करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत या मनुष्य के अंदर जो ये लैंगिक इकाइयों का निर्माण है या जनन परिपक्वता है वो जन्मजात नहीं होती है। जीवन काल की एक विशेष अवधि के दौरान ये जनन क्षमता उनके अंदर विकसित होती है। उस विशेष अवधि को कहा जाता है स्टूडेंट्स यौवन आरंभ, यौवनारंभ। तो जीवन काल की वह विशेष अवधि जिसके अंतर्गत जनन कोशिकाओं का निर्माण प्रारंभ होता है या लैंगिक परिपक्वता आती है उसे यौवन आरंभ कहते हैं। यौवन आरंभ के दौरान लड़कों के अंदर हमने बताए थे ये परिवर्तन देखे जाते हैं और लड़कियों के अंदर ये परिवर्तन देखे जाते हैं। यौवन आरंभ या इन परिवर्तनों के लिए कुछ विशेष हार्मोन उत्तरदायी होते हैं मनुष्य में, जिन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी, नर एवं मादा जनन अंग अर्थात वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोनों को लिंग हार्मोन कहा जाता है। आपसे प्रश्न में नाम पूछे जाएंगे। नर लिंग हार्मोन का नाम याद रखना है आपको टेस्टोस्टेरोन जो वृषण द्वारा स्रावित होता है, और मादा लिंग हार्मोन का नाम याद रखना है आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है भाई। अब देखिए प्रत्येक जैविक क्रिया के लिए हमने बताया था अंगों का एक समूह कार्य करता है जिसे तंत्र कहते हैं। अब जनन क्रिया में शामिल जो जो अंग हैं वो सभी अंग मिलकर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। चूंकि यहाँ नर और मादा 2 जनक जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन में, इसलिए हमें दोनों के अंदर जो जनन तंत्र है उनका अध्ययन करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं हम नर जनन तंत्र की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बोर्ड पर आपके सामने नर जनन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है भाई। जो नर जनन तंत्र होता है वो इन सभी अंगों से मिलकर बना होता है। तो नर के अंदर या मानव नर में जनन क्रिया में, सहायक जनन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं उन सभी से मिलकर बना होता है मानव का नर जनन तंत्र। अब ये मानव का जो नर जनन तंत्र है
इसमें शामिल जितने भी अंग हैं अध्ययन की दृष्टि से उन्हें दो भागों में बांटा गया है भाई। नंबर 1 प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, और नंबर 2 इसमें आता है स्टूडेंट्स द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग का मतलब है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो मानव नर के अंदर जनन क्रिया में सहायक जो अंग हैं, जनन क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग हैं, जो नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, अध्ययन के लिए उन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग स्टूडेंट जैसे ही नाम से पढ़ रहा है पता लग रहा है प्राइमरी यानी प्रमुख रूप से जो जनन के लिए उत्तरदायी होता है, इसमें तो वो शामिल है। और द्वितीयक में इन प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जनन क्रिया में जो सहायक अंग होते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग में शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ प्राथमिक लैंगिक अंग की। तो स्टूडेंट देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग में अभी हमने बताया था जो प्रमुख रूप से जनन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रमुख रूप से जनन के लिए उत्तरदायी का मतलब जो जनन इकाइयों अर्थात युग्मक का निर्माण करता है, और दूसरा लिंग हार्मोन स्रावित करता है। अब ये दोनों क्रियाएं ही प्रमुख रूप से जनन से जुड़ी हुई है कि नहीं? क्योंकि लैंगिक जनन की परिभाषा में हमने पढ़ा था ये तो क्या करते हैं, जुड़ते हैं जब जनन संपन्न होती है, और इनके निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो प्रमुख हो गए कि नहीं हो गए बताओ? तो प्राथमिक लैंगिक अंग में स्टूडेंट्स उन अंगों को शामिल किया जाता है जो जनन इकाइयों अर्थात युग्मकों का निर्माण करते हैं और लिंग हार्मोन स्रावित करते हैं। ऐसे अंगों को कहा जाता है सामान्य रूप से जनन, गोनेड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ चूंकि ये तो सामान्य रूप से है, मतलब नर के अंदर भी और मादा के अंदर भी, लेकिन चूंकि यहाँ हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग या जनन के रूप में क्या शामिल किए गए हैं? तो वो शामिल किए गए हैं भाई वृषण, टेस्टिस। बात आ रही है समझ में? प्राथमिक लैंगिक अंग में शामिल किए जाते हैं जनन, सामान्य रूप से नर और मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग में शामिल अंगों को क्या कहा जाता है? जनन। या जनन किन्हें कहा जाता है? जनन वे जनन अंग होते हैं, वे अंग जो जनन इकाइयों या युग्मकों का निर्माण करते हैं और लिंग हार्मोन स्रावित करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये काम किए जाते हैं किसके द्वारा? वृषण के द्वारा। तो मानव के नरजनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं भाई? वृषण पाए जाते हैं। डायग्राम में दिख रहा है भाई ये जो अंडाकार संरचना, गोलाकार संरचना लगभग हमको दिखाई दे रही है, ये है वृषण जो प्राथमिक लैंगिक अंग में शामिल किए जाते हैं। संख्या में ये एक जोड़ी होते हैं। संख्या में कितने होते हैं भाई? ये एक जोड़ी, और स्थित होते हैं उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में, जैसा डायग्राम में आपको दिखा हुआ है। ये वृषण कोश है जिसके अंदर ये वृषण नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग स्थिर होता है। वृषण जो संख्या में कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी। अब जो ये वृषण होते हैं स्टूडेंट, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन से दो भाग? ये लिख रहे। एक भाग तो वो है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और दूसरा भाग है जो नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। मतलब ये तो हो गया इसका अंतःस्रावी भाग। वृषण के कितने भाग होते हैं भाई? प्रत्येक के दो। एक भाग तो वो है जो नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और दूसरा होता है अंतःस्रावी भाग जो नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। तो ये तो याद रखना है आपको प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में। प्राथमिक लैंगिक अंग में याद रखना है स्टूडेंट्स, उन अंगों को शामिल किया जाता है जो जनन इकाइयों अर्थात युग्मकों का निर्माण करते हैं और लिंग हार्मोन स्रावित
करते हैं। ऐसे अंगों को सामान्य रूप से कहा जाता है जनद। मानव नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में या जनद के रूप में शामिल किए जाते हैं वृषण, संख्या में जो एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। दो भाग होते हैं वृषण, प्रत्येक वृषण के, जो हम पहले ही बता चुके हैं कौन से, जो दो कार्य करेगा। एक तो नर युग्मक, एक भाग तो नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करता है, दूसरा इसका अंतःस्रावी भाग होता है जो नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। अब आते हैं भाई सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पर, द्वितीय लैंगिक अंगों में। द्वितीय लैंगिक अंग में भाई वे अंग शामिल किए जाते हैं जो सहायक के रूप में कार्य करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है एक वृषण कोश, दूसरा अंग है शुक्रवाहिनी, तीसरा है शुक्राशय, चौथा है प्रोस्टेट ग्रंथि, पांचवा है मूत्र मार्ग और छठा है शेषनग। डायग्राम में यदि इन अंगों की बात करें तो देखिए द्वितीय लैंगिक अंग में, अब इनको छोड़ दो, वृषण कोश है, उसके बाद शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। नंबर डाल रहा हूं भाई, 1 2 3 4 और उसके बाद 5 और 6। ये जो 6 अंग हैं ये सहायक अंगों के रूप में कार्य करते हैं और द्वितीय लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं, यानी द्वितीय लैंगिक अंग कहा जाता है। अब देखिए प्रत्येक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वृषण कोश। वृषण कोश जैसा हमने अभी आपको बताया था, ये है वृषण कोश। एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर वृषण स्थित होते हैं, या ये थैलेनुमा संरचना जो वृषण कोश है, ये वृषण जो है उन्हें स्थिरता प्रदान करती है। दूसरी चीज, वृषण एकमात्र ऐसे अंग होते हैं हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में जो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। इसका कारण है विशेष, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है भाई, नर युग्मकों का, जो लैंगिक जनन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अब ये शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो शरीर का जो ताप होता है, समतापी होते हैं हम शरीर के, उस ताप का, पर इनका निर्माण संभव नहीं है। इन्हें निर्माण के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये वृषण कोश होते हैं वो हमारे शरीर में ताप नियंत्रण कक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। तो वृषण कोश क्या होते हैं तो हमने बता दिया था, थैलीनुमा संरचना है जो वृषणों को स्थिरता प्रदान करती है। दूसरी चीज जो याद रखनी है, वृषण कोशों के अंदर, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश के अंदर क्यों स्थित से पूछ ले तो हमने बताया था कि जो वृषण कोश है इनका ताप शरीर के ताप से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसका मतलब यह कैसे कक्ष के तौर पर कार्य करता है, ताप नियंत्रण कक्ष के तौर पर कार्य करता है। दूसरा आता है भाई इसमें शुक्रवाहिनी, नाम से पता लग रहा है, देखो वाहिनी मतलब नलिकाकार संरचना, पेशीय नलिका होगी, सीधी सी बात है। ये जो वृषण है, पहली बात इसके ऊपर देखिए हमने एक कुंडलित रचना बनाई है। तो जो ये वृषण होते हैं उनके ऊपर लगभग 1 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अधिवृषण। वृषण के ऊपर क्या होते हैं, अधिवृषण। अब जो ये अधिवृषण है इसका एक सिरा तो जुड़ा रहता है वृषण के साथ, और जो इसका अंतिम सिरा होता है उससे एक पेशीय रचना निकलती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस पेशीय रचना को कहा जाता है भाई शुक्रवाहिनी, या फिर अपन डायरेक्ट कह सकते हैं प्रत्येक वृषण से एक पतली पेशीय नलिका निकलती है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये जो शुक्रवाहिनी है, यहाँ हम डायग्राम में भी देखें तो ये अपने उदर गुहा से बाहर का हिस्सा है, ये उदर गुहा में गई भाई वृषण से निकलकर, और उदर गुहा में ये आ रही है, और हम देख रहे हैं कहाँ आकर खुलती है, शुक्राशय में आकर खुलती है।
तो जो शुक्रवाहिनी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जो याद रखना है वो ये है कि एक नाम से ही निकाल लेना, वाहिनी यानी नलिका। एक पेशीय नलिका होती है शुक्रवाहिनी, प्रत्येक वृषण से निकलती है। ठीक है भाई, वृषण से निकलने के बाद उदर गुहा में जाती है और उदर गुहा में भी कहाँ जाकर खुलती है? शुक्राशय में। होता क्या है स्टूडेंट्स, जो शुक्राणु यहाँ बनते हैं ये शुक्राणु इसी शुक्रवाहिनी की सहायता से कहाँ पहुँचाए जाते हैं? शुक्राशय में पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो शुक्राशय आ गया, क्रम बाय क्रम चल रहे हैं अपन। शुक्राशय जहाँ यहीं आपको हमने देखिए ग्रंथि समान संरचना है, ग्रंथि समान संरचना बना रखी है ये अपन ने, उधर गुहा में स्थित होती है। और अभी अभी बताया था इसमें दोनों ओर की जो शुक्रवाहिनियाँ वो आकर खुलती हैं और शुक्राणुओं का एकत्रण कर देती हैं। ये शुक्राणु जो यहाँ बने थे वो शुक्रवाहिनी की सहायता से कहाँ पहुँचा दिए जाए? शुक्राशय में। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ग्रंथिनुमा संरचना है तो इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है इससे एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राशय की आंतरिक भित्ति से क्या स्रावित होता है? एक तरल पदार्थ। ये तरल पदार्थ मिलता है शुक्राणुओं के साथ, ये मिल गया, देखो दोनों आपस में मिल गए। अब ये तरल पदार्थ शुक्राणुओं के साथ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है सीमेन या वीर्य। और इस सीमेन के भी 70% भाग का निर्माण शुक्राशय में होता है। ठीक है ना। सीमेन की यदि हम बात करें तो ये अति आवश्यक या महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो शुक्राणु होते हैं इन्हें पोषण व ऊर्जा प्रदान की जाती है। यहां देखो भाई, जनन इकाइयां महत्वपूर्ण चीज है, ये कोशिकाएं ये, तो इन्हें पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ये सीमेन निर्मित होता है शुक्राशय की भित्ति से स्रावित तरल पदार्थ और शुक्राणुओं के मिलने से ये सीमेन या वीर्य जिसका यहाँ 70% भाग का निर्माण होता है वो शुक्राणुओं को पोषण व ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो शुक्राशय के बारे में आपको यह क्या याद रखना है? एक ग्रंथि जैसी संरचना है, उदर गुहा में खुलती है, दोनों उदर गुहा में स्थित होती है, दोनों ओर की शुक्रवाहिनियां आकर इसमें खुलती है और यहाँ शुक्राणुओं का एकत्रण कर देती है। इसकी आंतरिक भित्ति से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणुओं के साथ मिलता है और सीमेन या वीर्य के 70% भाग का निर्माण करता है। ये जो पदार्थ निर्मित होता है ये शुक्राणुओं को पोषण व ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, नर जनन तंत्र से संबंधित एकमात्र ग्रंथि है ये प्रोस्टेट ग्रंथि। अखरोट के आकार की होती है स्टूडेंट्स। कैसे आकार की होती है भाई? ये नर जनन तंत्र से संबंधित एकमात्र ग्रंथि है, याद रखना, जनन ग्रंथि की बात करें हम, और अखरोट के आकार की होती है। और ये जो ग्रंथि है इसकी भित्ति से जो तरल पदार्थ स्रावित होता है वो सीमेन के शेष भाग का निर्माण करता है और साथ ही शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है भाई? गति प्रदान करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन तंत्र से संबंधित एकमात्र ग्रंथि है। यहाँ जो तरल पदार्थ स्रावित होता है वो सीमेन के शेष भाग का निर्माण करता है और साथ ही जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को क्या प्रदान की जाती है? यहाँ गति प्रदान की जाती है। ठीक है, ये हो गई भैया आपकी कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखिए उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ये जिसे अपन कहते हैं मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग की यदि हम बात करें तो हम उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ के आए थे, ये मूत्राशय है, ये एक छिद्र द्वारा नीचे की ओर खिलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, मूत्र मार्ग और जनन मार्ग मानव नर में ये दोनों एक ही होते हैं। अब एक ही कैसे होते हैं? यहाँ देखो आप, ये मूत्र मार्ग है यहाँ और यहाँ देखिए ये शुक्राशय है। तो शुक्राशय के आगे चालू हो जाती है भाई स्खलन वाहिनी। शुक्राशय किस में खुलता है? स्खलन वाहिनी में। ये स्खलन वाहिनी इस मूत्र मार्ग के साथ जुड़ती है, मतलब संयुक्त हो गए। अब यहाँ दोनों, यहाँ तक तो दोनों अलग अलग थे, यहाँ और यहाँ तक, लेकिन अब ये स्खलन वाहिनी और मूत्र मार्ग दोनों क्या हो गए? संयुक्त हो गए और दोनों संयुक्त होकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करते हैं। और ये मूत्र जनन नलिका जो होती है, ये मूत्र जनन नलिका मूत्र और जनन स्राव दोनों को ले जाने का कार्य करती है। और लास्ट में आता है अपने साथ शिश्न।
शिश्न की यदि हम बात करें तो ये यहाँ वृषण कोश बन रहे हैं, मतलब वृषण कोश जो है उनके मध्य स्थित होता है एक बेलनाकार संरचना है। शिश्न क्या करता है जनन के अंदर भाई, शिश्न जो होता है वो मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। मूत्र जनन छिद्र होता क्या है, मूत्र और जनन स्राव दोनों इसी बेलनाकार संरचना द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। यही वो संरचनाएं जिसके द्वारा जो जनन इकाइयां हैं शुक्राणु, इन शुक्राणुओं को मादा जनन अंग के अंदर त्यागा जाता है। शिश्न वृषण कोशों के मध्य स्थित बेलनाकार संरचना है, मूत्र जनन छिद्र द्वारा ये बाहर खुलता है, इसी छिद्र के द्वारा मूत्र और जनन स्राव बाहर त्यागे जाते हैं, इसी के द्वारा ही शुक्राणुओं को मादा जनन अंग जो है उनके अंदर त्यागा जाता है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स अपना जनन तंत्र के अंदर भी कौन सा, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र याद रखना, इसमें शामिल सभी अंगों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक से शामिल होते हैं जनन, और नर जनन तंत्र के प्राथमिक लैंगिक अंग में जनन के रूप में पाए जाते हैं वृषण, जो उदर गुहा से बाहर वृषण को। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग में वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिश्न, ये सभी अंग मिलकर निर्माण करते हैं, या इन सभी अंगों को शामिल किया गया है भाई द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत। तो ये स्टूडेंट्स अपनी बात हुई मानव के नर जनन तंत्र की। यदि इससे संबंधित आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगले वीडियो में हम स्टूडेंट चर्चा करेंगे मानव के मादा जनन तंत्र।